नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो हल्ला बोल। आज बात पश्चिम बंगाल की। इस वक्त बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बंगाल के मुख्य सचिव आलपन बंदोपाध्याय, जिनको लेकर पूरा विवाद था, खींचतान ममता बनर्जी और मोदी सरकार के बीच। ममता बनर्जी ने उन्हें अपना मुख्य सलाहकार बना दिया है। ममता ने खुद इसका ऐलान किया, यानी तू डाल डाल में पात पात वाला एक खेल चल रहा है, जिसमें एक नौकरशाह को लेकर अजीब सी रस्साकशी ममता और मोदी सरकार के बीच। बंगाल के लिए आलपन की सेवा जरूरी है और इसीलिए इसका ऐलान किया है ममता बनर्जी ने कि वो अब उनके मुख्य सलाहकार होंगे। इससे पहले कि हम आपको अपनी रिपोर्ट दिखाएं, तमाम मेहमान हमारे साथ बहस में जुड़े, आपको सुना देते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा है। Like him a bright officer, I will not allow him to leave us finally. Chief Secretary is okay. Today is the retirement day. It is his desire. He can take a decision. And I think he has the guts. He has the boldness. He has the honesty. He has the sincerity. And his name will be forever for the history of India, that how a bureaucrat is been victimized after his long services. And I allowed him to be Chief Advisor of Chief Minister. चीफ एडवाइजर ऑफ चीफ मिनिस्टर, जी हां, मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री के अब आलपन बंदोपाध्याय बन चुके हैं। वही नौकरशाह जिनको लेकर ममता बनर्जी केंद्र सरकार से भिड़ गई। आज दिन भर आलपन बंदोपाध्याय को लेकर सियासी ड्रामा होता रहा। पहले पूरी खबर देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। रिजू दत्ता मोर्चा संभालेंगे टीएमसी की तरफ से, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट जल्दी से आपको दिखा देते हैं। किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना है, आपको शोभा नहीं देता है। सबको इनकम टैक्स का डर दिखाता है, सीबीआई का डर दिखाता है, सुबह से रात तक यही एजेंसी को देखे करता है। ये क्या कोई गवर्नमेंट चल रहा है? दीदी, ओ दीदी, पश्चिम बंगाल से यास तूफान तो गुजर गया, लेकिन एक नए सियासी तूफान ने मोदी बना ममता वाली सियासत को फिर से केंद्र में ला खड़ा किया है। एक तरफ केंद्र सरकार है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार, तो बीच में मुख्य सचिव आलपन बंदोपाध्याय। 31 मई 2021 सुबह 10 बजे पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आलपन बंदोपाध्याय के लिए यही डेडलाइन रखी थी केंद्र सरकार ने। आलपन को आज सुबह दिल्ली आकर नॉर्थ ब्लॉक में पर्सनल डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना था, लेकिन दिल्ली में इंतजार होता रहा, आलपन आए नहीं। दिल्ली आने की जगह आलपन नबन्ना में यास चक्रवाती तूफान को लेकर एक अहम बैठक में शामिल हुए। आलपन बंदोपाध्याय आपदा प्रबंधन के टास्क फोर्स के प्रमुख भी हैं। जो कुछ भी वहाँ की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने किया है, वो जानबूझकर किया गया संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है। और मुझे लगता है कि इस आपराधिक जो जानबूझकर किए गई इस आपराधिक गुनाह को लोकतंत्र और देश कभी नहीं माफ करेगा। हम लोग एक होकर काम करना चाहते हैं, लेकिन बंगाल की भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोविड में भी राजनीति करते हैं, यस दुर्योग में भी राजनीति करते हैं। ये जनता के हित में नहीं है और ये देश पूरा देख रहा है। 2021 में इसका जवाब बंगाल की जनता ने दे चुका है। दरअसल पिछले सप्ताह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवाती तूफान यास पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक की थी, तो आधे घंटे तक इन खाली कुर्सियों ने बवंडर खड़ा कर दिया था। प्रधानमंत्री इंतजार करते रहे। ममता और उनके मुख्य सचिव आलपन बंदोपाध्याय आधे घंटे की देरी से पहुंचे। केंद्र सरकार से आदेश गया, सोमवार को दिल्ली में रिपोर्ट करे मुख्य सचिव। मुख्य सचिव आलपन बंदोपाध्याय को दिल्ली भेजने के मूड में फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं दिख रही। ममता का दो टूक कहना है कि जब राज्य कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, तो वो अपने अहम अफसर को इस नाजुक वक्त में कैसे जाने दे सकती हैं। चुनाव के पहले ममता मोदी जंग के अनेकों रूप दिखे। अब एक अधिकारी पर दोनों खेमे फिर एक दूसरे पर तलवारें भांज रहे हैं। सिर्फ राजनीति बिना ना वेस्ट बंगाल का विकास होगा। आने वाले दिन में राजनीति के बिना वेस्ट बंगाल के जनता का कोई सुधार होगा, वेस्ट बंगाल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वेस्ट बंगाल में रहने वालों को कोई सुखी होगा,
कोई भला होगा, ऐसा करने का कोई ममता बनर्जी का इच्छा नहीं है। सिर्फ राजनीति करने का उनका तन मन मना लिया है। अलापन बनर्जी वो रिटायर करने वाला है। उनका एक्सटेंशन का एप्लीकेशन और रिकमेंडेशन स्टेट से दिल्ली में गया और दिल्ली सैंक्शन किया। तो उसके बाद जब अचानक उसको ट्रांसफर का खत इशू हो रहा है, तो उसके पीछे पॉलिटिकली विंडिक्टिव जो मेंटालिटी है वही कम कर रहा है। एक अवसर पर इस विवाद की शुरुआत 10 मई को हुई, जब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भेजकर मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय के कार्यकाल को 3 महीने का एक्सटेंशन देने की मांग की थी। 31 मई यानी आज अलापन बंदोपाध्याय का कार्यकाल खत्म हो रहा था। ममता की मांग के मुताबिक 24 मई को अलापन की सेवा के विस्तार को मंजूरी दे दी गई। अलापन को 31 अगस्त तक एक्सटेंशन मिल गया, लेकिन इसके 4 दिन बाद ही यानी 28 मई को मामले में नया ट्विस्ट आया। अलापन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से अटैच करने का आदेश जारी हो गया और उनकी ज्वाइनिंग का वक्त था आज यानी 31 मई सुबह 10 बजे। तो सुबह 10 बजे मुख्य सचिव को रिपोर्ट करने का वक्त दिया गया। सुबह 10 बजे के ही करीब पीएम को ममता बनर्जी ने आज इस पर चिट्ठी लिख डाली। सुबह 11 बजे मुख्य सचिव की ममता के साथ अहम बैठक हुई। शाम 5 बजे 30 मई को दरअसल दिल्ली नहीं आने का फैसला बीते दिन ही मुख्य सचिव की तरफ से बताया जा रहा है ले लिया गया था। रात 10 बजे 28 मई को दिल्ली से ये तबादले की चिट्ठी उन तक पहुंची थी। अलापन बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के बेहद करीबी नौकरशाह माने जाते हैं। उन्हें टेक्स्ट बुक मैन कहा जाता है, यानी वो नियमों के पाबंद नौकरशाह माने जाते हैं। 2 सरकारों के टकराव में अब उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की तलवार लटक गई है। अगर उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हुई तो करियर के आखिरी मोड़ पर बड़ा धब्बा लगेगा। एक्शन होने पर ना पेंशन के हकदार होंगे, ना ही रिटायरमेंट बाद मिलने वाली सुविधा के। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। रिजू दत्ता पक्ष रखेंगे टीएमसी का। हमारे साथ जयंतु घोषाल जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और आरएसएस के जानकार के तौर पर अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव भाटिया जी, तो डाल में पात, देखिए ये लड़ाई कहां पहुंची। अब उन्होंने मुख्य सलाहकार उन्हें नियुक्त कर दिया है। कहां तक आप रोकने, संभालने, नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे 10 कदम वो आगे पहुंच जाती हैं। गौरव जी। अंजना जी, मैं तो कहूंगा हमारी दुआएं हैं ममता बनर्जी बहुत आगे जाएं, लेकिन ऐसा ना हो कहीं सरहद पार करके संविधान को तार-तार करके कुछ गलत कर जाए। और ये वही बात है, एक कहावत कही जाती है अंजना जी, दैट स्मॉल मैन बिग ईगो। तो स्मॉल वुमेन बिग ईगो मतलब बड़े पद पे बैठ के अपनी सोच को आप बढ़ा नहीं पाए। और ये कहने की वजह क्या है? देखिए, हम सबको पता है साइक्लोन आया, साइक्लोन यास। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता क्या थी कि पश्चिम बंगाल की जनता को, ओडिशा की जनता को राहत कैसे पहुंचे। इस वक्त आप मुझे बताइए, जो पत्र आया है वो कितना निंदनीय है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग, जिस तरह के बिंदु उठाए गए हैं बिना संविधान को पढ़े, ये अपने आप पे दर्शाता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वो कहती है एक लोकल एमएलए को आपने क्यों बुला लिया। अंजना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक करके आम जनता को राहत दे दे, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक लोकल एमएलए कैसे हो जाता है। और प्राथमिकता तो आम आदमी को राहत देने की होनी चाहिए, लेकिन नहीं, चुनाव हार गई, खींच मन में है, इसलिए इस तरह की बातें करते रहेंगे। और दूसरी बात, संविधान देखिए, किसका क्षेत्र अधिकार है कि अगर कोई आईएएस ऑफिसर है उसको सेंटर के साथ रहेगा या स्टेट के, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है। रूल 6 देखिए, वो कहता है जहां आम सहमति ना बने वहां जो केंद्र सरकार तय करेगी वही लागू होगा। और ये सब बातों की अनदेखी करके जिस तरह से वो आज ये पत्र लिख रही हैं, ये दिखाता है उनकी कुंठित मानसिकता। ठीक है, इससे पहले और जनता को अनदेखा। एक सेकंड, इससे पहले कि मैं रिजू जी के पास जाऊं, स्मॉल वुमन बिग ईगो क्या मतलब है आपका? स्मॉल वुमन कैसे, मतलब एक चीफ मिनिस्टर स्मॉल है या फिर आप उनके कद काठी, मतलब ये क्या स्मॉल वुमन कैसे? मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, आज चिट्ठी में मुझे बड़ी खुशी हुई, उन्हें संविधान की याद आ गई।
बड़े मुख्यमंत्री के पद पे बैठो और कहो मैं प्रधानमंत्री जी को थप्पड़ मारूंगी, रसगुल्ला कंकड़ वाला दूंगी। राज्यपाल इशारे पे काम करता है, जो हमारे गृह मंत्री हैं केंद्र के, जो भूल जाती हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस चुनाव निष्पक्षता से कराने के लिए कहती हैं उसका घेराव करो, जो कहती है। हाँ। तो इसी वजह से कि आप बड़े पद पे, एक कहावत है आप पढ़िएगा, ये एक कहावत है कि स्मॉल पर्सन विद बिग ईगो, अहम इतना भर गया कि वो समझती हैं कि जनता बौनी हो गई है, और इसीलिए ये देखना उचित है कि आप जनता का हित कैसे करती हैं। रिजू दत्ता जी, आप जवाब दीजिए। सवाल बहुत गंभीर है। देखिए, एक नौकरशाह पर जिस तरह की लड़ाई छिड़ रही, पहली बार नहीं, इससे पहले भी 1-2 बार हो चुका है, लेकिन क्या उन्हें सियासी तोहफा मिला है प्रधानमंत्री और उनकी जो इंस्ट्रक्शंस थे या बैठक में पहुंचना था उन सब की अनदेखी करने के लिए? क्या आप इस तरह के डिसोबीडियंस को, अनुशासनात्मक जो कार्रवाई करनी चाहिए एक मुख्यमंत्री को लेट आने पर, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं? आप मुख्य सलाहकार, मतलब एक नौकरशाह या तो मुख्यमंत्री के बिल्कुल आगे पीछे घूमता रहे, उनकी हर बात को मान ले, तो फिर आप उनको सियासी तोहफा ऐसा दे रहे हैं? देखिए अंजना जी, पहले आपके ये सवाल का जवाब देने से पहले मैंने गौरव जी की बातें सुनी और मैं उनका थोड़ा जवाब दे दूं। पहले उन्होंने कहा, जो पॉइंट आपने भी पकड़ा कि स्मॉल वुमन बिग ईगो, बात ये है ना कि मैं यही आशा करता हूं वैसे गौरव जी से और बीजेपी के साथ प्रवक्ता से, क्योंकि ये लोग जिस स्कूल से पढ़ के आते हैं वहां तो आज भी 21st सेंचुरी में भी औरतों का प्रवेश ही मना है, तो उनका तो ये मिसोजिनिस्टिक एटीट्यूड रहेगा, ये तो सामान्य है। ठीक है, चलिए। दूसरी बात, ये कहते हैं कि हम संविधान या लोकतंत्र को नहीं मानते। अरे जब संविधान और लोकतंत्र के साथ दिन दहाड़े आप लोग खिलवाड़ करते हैं तो आप क्या आशा करते हैं? तीसरी बात मैं आता हूं कि आपने जो सवाल किया अंजना जी, मैं आपको एक चीज टेक्निकली बता दूं, उन्होंने गौरव जी ने बहुत बातें की, मैं उनको टेक्निकल एक चीज समझाता हूं, शायद वो उनके बॉस को भी बता सके ये चीज। अगर उड़ीसा में जब मीटिंग हुआ था, अगर वहां विपक्ष दल के नेता प्रधान जी मौजूद होते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव रिव्यू मीटिंग था और प्रधान जी एग्जीक्यूटिव बॉडी के हिस्सा थे। यहां पर एग्जीक्यूटिव रिव्यू मीटिंग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में था। शुभेंदु अधिकारी इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, नॉट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो उनका वहां क्या काम था? पहले इसका जवाब दे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रवेश नहीं। तीसरा बात, आलापन बंदोपाध्याय को लेके मैं आज आलापन जी को सल्यूट करना चाहता हूं कि आज उन्होंने रिटायर कर लिया और दीदी ने उनको मुख्य सलाहकार बनाया। उन्होंने ये दर्शा दिया कि बंगाल बिकाऊ नहीं है और बीजेपी बंगाल समझ नहीं पा रही है। एक सेकंड, बिकाऊ कैसे नहीं है? बिकाऊ नहीं है, ये कैसे साबित हो गया? एक अधिकारी, आज उनका रिटायरमेंट था या नहीं था? हाँ या ना बोलिएगा। हाँ, ऑफ कोर्स। तो फिर आज उनको मुख्य सलाहकार बना लिया तो बंगाल को बिकने से रोक लिया। आप चाह रहे हैं कि ऐसे ही हर अधिकारी हर राज्य में मुख्य सलाहकार बनता रहे, मतलब फेवरेट्स, मतलब ये वाला मेरा फेवरेट ऑफिसर है, ये यहाँ रहेगा, मुख्य सलाहकार बन जाएगा। अगर उसको डीओपीटी यहाँ दिल्ली में बुलाता है, एक सेकेंड, डीओपीटी दिल्ली में बुलाता है तो वो ना वहां जाके आज 10 बजे रिपोर्ट करना था, ना करे। अंजना जी सुनिए, एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं कि 24 मई को ये सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरी ने परमिशन दिया था इसी आलापन जी को कि आप 3 महीने और ज्यादा काम कीजिए इस महामारी को संभालने के लिए, और इस बीच में ये तूफान आ गया। जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ईगो हर्ट हो गया तो सबको मिर्ची लग गई और उनका ट्रांसफर हो गया। आज उन्होंने दर्शा दिया। ये बात तो ममता बनर्जी के लिए भी कही जा सकती है ना कि ईगो हर्ट हो गया तो उनको मुख्य सलाहकार बना लिया। हाँ, उन्होंने तो खुद रिटायर किया, वो रिटायर किया, ममता बनर्जी ने बोला अब मुख्य सलाहकार बन जाए, वो तो अपने दिन रिटायरमेंट के दिन पे रिटायर किया। तो अब उनके 3 महीने के एक्सटेंशन और कोविड पर काम करने की जरूरत नहीं है, अब वो चीफ एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। हाँ, वो काम करेंगी, वो ही काम करेंगे जो वो काम करते आ रहे हैं, और उनको हमारे स्टेट की जरूरत है, पर वो चीफ सेक्रेटरी के तौर पे नहीं, मुख्य सलाहकार के तौर पे काम करेंगे, बस कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने तो रिटायर कर लिया, अब तो केंद्र सरकार का कोई हक नहीं बनता उनके ऊपर, खत्म हो गया। जयंत घोषाल जी, किसका ईगो ज्यादा बड़ा दिख रहा है? सबसे पहला सवाल तो है कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई दिल्ली मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड पर्सनल डिपार्टमेंट वर्सेस चीफ सेक्रेटरी है। अगर मान लेता हूं फॉर आर्गुमेंट से कि ममता बनर्जी डिसरेस्पेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ममता बनर्जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ममता बनर्जी स्मॉल वुमन विथ हाई ईगो, तो ये तो आप ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी बोल रहे हैं, नॉट गवर्नमेंट, बीजेपी एज स्पोक्समैन ऑफ बीजेपी आप बोल रहे हैं, अच्छी बात। लेकिन अगर ममता जी के खिलाफ तो एक्शन लीजिए ना,
ममता को चिट्ठी लीजिए, ममता जी को शोकॉज कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन में 355 है, 356 है। एक पब्लिक सर्वेंट, उसको एडवाइजर बनना भी तो कोई दिक्कत नहीं है, रिपेन मिनिस्टर बन सकता है। भास्कर खुलदे वेस्ट बंगाल कैडर था, वो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी टू पीएम था, अभी एक्सटेंशन में एडवाइजर टू पीएम बन गए हैं, वो भी तो बने हैं ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो एडवाइजर बनना कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है कि चीफ सेक्रेटरी को अगर आप चिट्ठी दे रहे हैं लेकिन आपका डिसीजन कॉन्ट्रडिक्टरी इसीलिए है, इट इज नथिंग विद बीजेपी, कि आप कैबिनेट सेक्रेटरी बोल रहे हैं कोविड के लिए 3 महीने का एक्सटेंशन, और आप कह रहे हैं कि न्यू असाइनमेंट के लिए, और वो भी 31 में, और वो भी विदाउट कंसल्टेशन। मैं मानता हूं चीफ सेक्रेटरी के बारे में अगर कॉन्सेंसस नहीं होता है कि सेंटर विल टेक द फाइनल कॉल, राइट, बट उसमें एक लाइन ये भी है कि विद कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो कंसल्टेशन कहां हुआ? ये जो चिट्ठी आया है इसमें ये भी नहीं लिखा है कि वो तो रविशंकर जी ने बोला है, लेकिन वो वॉकआउट किए हैं, डिसरेस्पेक्ट किए हैं चीफ सेक्रेटरी, इसीलिए बुला रहे हैं। तो सो कॉज आप किसके लिए कर रहे हैं? आपको ये भी कहना है और वो भी स्टेट गवर्नमेंट को भी बताना है। नहीं, मेरा कहना है कि बीजेपी और तृणमूल लड़े। अभी तो बाई इलेक्शन आ रहा है ना, ममता बनर्जी का फिर से बाई इलेक्शन है। जैसे आपने हरा दिया, शुभेंदु अधिकारी जीत गए हैं, अच्छी बात है, वैसे भवानीपुर से भी एक अच्छा कैंडिडेट देके आप ममता बनर्जी को हरा दीजिए। दिस इज योर राइट। 77 बीजेपी का एमएलए बहुत बड़ी बात है, कहां 3 सीट से ज्यादा नहीं हुआ था, अभी उसके जगह इतना बड़ा सीट है। पॉलिटिकली लड़िए, लेकिन एक पब्लिक सर्वेंट जो अगर चीफ मिनिस्टर कहे कि मेरे साथ चलो, तो चीफ मिनिस्टर को वो अगर वो कहते कि हम नहीं जाएंगे, आई विल नॉट गो विद चीफ मिनिस्टर, आई विल सिट विद द प्राइम मिनिस्टर, आई एम डिसरेस्पेक्टिंग चीफ मिनिस्टर, तो क्या वो पब्लिक सर्वेंट के लिए वो अच्छा होता? तो अगर आपका शिकायत है तो ये लड़ाई आप किसके साथ लड़ रहे हैं? आज तो चर्चा सीएस लेके हो रहा है। ठीक है, एक बार अवनीश जी बोले, फिर गौरव जी आप जवाब दीजिए। ठीक है, जो जयंतदा बोल रहे हैं, अवनीश जी सियासी लड़ाई लड़िए, इसमें ब्यूरोक्रेट्स को, नौकरशाहों को घसीटने की क्या जरूरत है, कह रहे हैं अंजना जी। आज जो भी घटनाक्रम हुआ है जिसमें अलप्पन बंदोपाध्याय को सलाहकार नियुक्त किया गया है, ये कोई अप्रत्याशित नहीं है। 2 दिन पहले ही जयंतोदा मेरे साथ एक डिबेट में थे और उन्होंने कह दिया था कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ममता बनर्जी उनको अपना सलाहकार नियुक्त कर लेंगी। तो उस दिन से ये साफ हो गया था कि ये कुछ होने वाला है। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से संघीय चरित्र में जो भारतवर्ष के संविधान में दिया गया है, उसमें इस तरीके का विवाद होना दोनों के लिए, केंद्र और राज्य दोनों के लिए अच्छा नहीं है, और खासतौर से बंगाल की जनता के लिए अच्छा नहीं है। किसी को भी अपनी ईगो के ऊपर नहीं रखना चाहिए। मैं एक बात बड़ी साफ सी कहूं कि इसमें बड़ी साफ सी बात है, नियोक्ता कौन है? अलप्पन बंदोपाध्याय का। जो नियोक्ता है उसके नियम कानूनों का पालन करना किसी भी आईएएस अफसर के लिए, किसी भी अधिकारी के लिए कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से ठीक है। क्या ममता बनर्जी का जयंतोदा 6 घंटे तक सीबीआई के अफसर ऑफिस में जाकर बैठना, तब संविधान याद नहीं आया था कि ये नहीं करना चाहिए? और ये कोई पहली घटना नहीं है, ये लगातार घटनाएं हुई हैं। इस विवाद को किसी ना किसी तरीके से बंद करना चाहिए, ताकि बंगाल में जिस तरीके की हिंसा हो रही है, और अभी भी हो रही है, उस हिंसा से, प्रतिहिंसा से जो वहां पर चुनाव के बाद की है, उस हिंसा से कैसे निजात पाया जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये महत्वपूर्ण है। और सरकार अगर एक्सटेंशन देती है तो उस एक्सटेंशन को खत्म करने का अधिकार भी होता है जिसने एक्सटेंशन दिया। और सरकार ने तो ममता बनर्जी की बात को मान करके उनको एक्सटेंशन दे दिया था, लेकिन अगर वो मैनुअल का, आईएएस मैनुअल का अगर पालन नहीं करते तो सरकार को अधिकार है ना अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का। ठीक है, यही पूछते हैं गौरव भाटिया से। गौरव जी, क्या आपकी सरकार अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी? मेरा सवाल सुनिए, देखिए लगातार ये आरोप आपकी सरकार, मतलब जब भी आप लोग प्रचार के लिए जाते थे, वहां राज्यपाल जी भी थे, वो यही कहते थे कि नौकरशाहों को अपने नियंत्रण में, अपने इशारे पर ममता बनर्जी काम करा रही हैं। सवाल तो यह है कि क्या केंद्र एक राज्य सरकार के तहत आ रहे अधिकारियों के हाथ को अमेट सकता है? उनसे क्या आप चाह सकते हैं कि आप यहां पर आइए, यहां रिपोर्ट कीजिए, जबकि वो उनको चाहते हैं कि वहां पर काम करें? क्या ये सही है? अंजना जी, देखिए, अहम ये नहीं है कि जनता, ममता बनर्जी का अहम क्या है। अहम ये है कि जनता का हित किसमें है, और सबसे पहले कानून और संविधान से हमारा देश चलेगा। तो मैंने इसीलिए आपको बताया कि अगर आप संविधान देखें तो डीओपीटी,
केंद्र सरकार के अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और ये क्षेत्र अधिकार भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो केंद्र सरकार का है। रूल 6 में जयंतो जी बहुत ही पढ़े लिखे पत्रकार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो फैसला लेंगे अंतिम वो बातचीत करके लेंगे। जयंतो जी ऐसा है नहीं, रूल 6 में ये है कि आप पहले बातचीत करेंगे, अगर एक मत नहीं होता केंद्र और प्रदेश का तो केंद्र सरकार फैसला करेगी, ये रूल 6 कहता है। और मैं आपको बताऊं कि दुख तब होता है जब ममता बनर्जी को आज तो संविधान की याद आ जाती है, लेकिन ये संविधान कहां था, जो बात मैं पहले कह रहा था, जब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप लगाते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप कहते हैं कि घेराव करो, गवर्नर को आप गालियां देते हैं, आप शब्द कहते हैं, और आप भूल जाते हैं कि गवर्नर ने क्या कहा जब चुनाव के परिणाम आए और निर्दोष नागरिकों की जान जा रही थी, तो गवर्नर ने संविधान की याद दिलाते हुए कहा ममता बनर्जी को कि इन निर्दोष नागरिकों की जान नहीं जानी चाहिए, कानून व्यवस्था तुम्हारा जिम्मा है। और एक बात और बता दूं, अम्फान साइक्लोन आया, केंद्र की सरकार ने 2750 करोड़ रुपया दिया पश्चिम बंगाल को, इन्होंने घोटाला किया, कलकत्ता हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, एक ऑडिट ऑर्डर किया, ये सर्वोच्च न्यायालय गए कि पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। बात यहां जनता की होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के इस दौरे का मकसद क्या था? मकसद था कि आपस में बात करके जो सबसे ठोस कदम उठाए जा सकते हैं वो उठाए जाएं। एक काउंटर क्वेश्चन है गौरव जी, आपसे एक काउंटर क्वेश्चन है, इसलिए आपको इंटरप्ट कर रही हूं। एक काउंटर क्वेश्चन है, मुझे दो बातें समझाइए। एक तो उनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया था एक अधिकारी को, बिल्कुल, तो या तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत आप उनको बुला रहे थे आज, और अगर ये कर रहे हैं शो कॉज नोटिस है तो फिर आगे की कार्रवाई क्या होगी? अब तो उन्होंने मुख्य सलाहकार बना लिया, क्या वजह रही, आज क्यों बुलाया गया था उन्हें 10 बजे? अंजना जी, जो विधिक सलाह हम लोग देते हैं वो आप मुफ्त में चैनल पे लेना चाहती हैं, लेकिन मैं आपको संवैधानिक दृष्टि से एक बात कह दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं सरकार की बातचीत नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये मानती है किसी आईएएस अधिकारी को आप जनहित में अटैच करना चाहते हैं तो ये क्षेत्र अधिकार केंद्र सरकार का है। और दूसरी बात, कोई सस्पेंशन ऑर्डर आया नहीं है, अभी वो रिलीव हुए भी नहीं है जो मेरी जानकारी है। ऐसे में क्या ममता बनर्जी उनकी नियुक्ति कर सकती हैं? ये एक विधिक प्रश्न जरूर उठाया जाए। जवाब दीजिए भाई रिजू दत्ता जी, मनमानी चलेगी? पहले देखिए अंजना जी, अगर मनमानी का बात आ रहा है तो ये भी तो गलत है ना कि दिल्ली गवर्नमेंट केंद्र सरकार में इतना दिन बैठ के उनका इतना दिल्ली का लड्डू उन्होंने चख लिया कि वो नौकरशाह को बंधुआ मजदूर समझते हैं, वो भी तो गलत बात है। नहीं, बट नाक की लड़ाई भी क्यों बन जाता है एक अधिकारी? नहीं, एक सेकंड, नहीं, आप ही जवाब दीजिएगा, आप ही से जवाब दीजिएगा, पूरी बात कहिएगा, लेकिन एक अफसर इतना इंडिस्पेंसिबल एक सरकार के लिए क्यों हो जाता है? क्यों एक अधिकारी पर, जब आज उनका रिटायरमेंट का दिन है वैसे ही, इतना इंडिस्पेंसिबल क्यों है आखिर कि उस पर नाक की लड़ाई बना ली जाए? नहीं, नाक की लड़ाई वाला बात ही नहीं, आपको समझना पड़ेगा। वो चीफ सेक्रेटरी के तौर पे वो पूरा ये कोरोना मैनेजमेंट में वो काम कर रहे थे। जब ये तूफान आया उसके बाद उसी दिन, जिस दिन उनका चिट्ठी आया, उसी दिन ममता बनर्जी ने दीघा चेयरमैन बोर्ड के उनको चेयरमैन बनाया ताकि जल्द से जल्द काम हो, जिनके घर टूट गए, जिनके फसल सब बाढ़ में बह गए, उनके लिए काम कर, तो वो जनहित में काम कर रहे हैं। अभी आपके प्रधानमंत्री के दिल को थोड़ा चोट पहुंचा, इसलिए जो आदमी जनहित में काम कर रहा है उसको आप आपका नौकर समझ के दिल्ली बुला लेंगे, ये कौन सा संवैधानिक काम, ये कौन सा लोकतंत्र में ये चलेगा? बात ये सब नहीं है, बात सिर्फ बहुत सिंपल है, भाजपा को बंगाल समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर दत्ता, किसी भी अधिकारी की डीओपीटी को कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं, या कंप्लीट अलीजियंस, यानी पूरी तरह से जो राज्य सरकार है उसकी हर बात में हाँ मिलाने पर यह तोहफा मिल जाता है? डीओपीटी को कोई अकाउंटेबिलिटी किसी अधिकारी की बचेगी या नहीं बचेगी जिसकी राज्य में पोस्टिंग है? अरे 100% है, पर जो तो फिर 6/1 का बात यहाँ पर इतना ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, यहीं से चर्चा मैं कुछ कहना चाहता हूं। नाक की लड़ाई क्यों एक अधिकारी पर, यह सवाल भी तो लोग पूछ रहे हैं ना। और क्या कंप्लीट एलिजेंस, यानी पूरी तरह से एक राज्य सरकार के सामने नतमस्तक एक अधिकारी हो जाए जिसकी वजह से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं? जो आरोप विपक्ष का है, क्या तोहफा दिया जा रहा है? छोटे से ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है, देखते रहिए आप। लेकिन सियासी तूफान छोड़ गया, आप बहस देख रहे हैं इसी मुद्दे पर, क्योंकि बंगाल में एक नौकरशाह को लेकर जिस तरह का बवाल छिड़ा है, पहले तो केंद्र की तरफ से कहा गया कि आज वो सुबह 10 बजे डीओपीटी में यहां पर वापस रिपोर्ट करें।
आज उनका रिटायरमेंट होना था, 3 महीने का एक्सटेंशन था। अब ममता बनर्जी ने उन्हें मुख्य सलाहकार बना दिया है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं रिजू जी 1 सेकंड, आप गौरव भाटिया जी जवाब दीजिएगा। रिजू जी आपके पास आते हुए जो उसका मुझे जवाब नहीं मिला कि एक अधिकारी एक मुख्यमंत्री के लिए इतना इंडिस्पेंसिबल, यानी उनके बिना काम नहीं चलेगा, कैसे बन गया? क्योंकि कोई भी सरकार हो, कोई भी नौकरशाह हो, कोई भी अधिकारी हो, बड़ा सीमलेस होता है कि किस तरीके से आपको आखिरकार 3 महीने कितने दिन कब तक चलेगा, या फिर ये नाक की लड़ाई? नहीं, देखिए अंजना जी, ये नाक की लड़ाई तो बाद की बात है। पहला बात ये कि जो एक सबसे अहम पद पे रह के जो इंसान जिम्मेदारी के साथ जनहित में इस महामारी में और इस तूफान के बाद काम कर रहा है, वो तो सब जिम्मेदारी लेके काम कर रहा है। उसको आपके ईगो के लिए, प्रतिशोध की राजनीति के लिए आप उसको हटाना चाह रहे हो ताकि बंगाल और बंगाल की जनता को तकलीफ हो और ममता बनर्जी को सबक सिखाया जाए। ये कौन सी छोटी सी सोच है? अगर प्रधानमंत्री सोचते कि हिटलरी शासन चलाएंगे वो, तो मैं आपको बता दूं बंगाल ये मंजूर नहीं करेगी। उनको गुलामी मुबारक हो, हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपने रास्ते पे चल रहे हैं और हम संविधान और लोकतंत्र को मान के चल रहे हैं। अगर आप कहेंगे कि ये गलत है तो आप बोलिए ना कि जिनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिला उनको उनके रिटायरमेंट के 48 घंटे पहले दिल्ली बुला लेना, जब वो महामारी में जनहित में और देशहित में काम कर रहे हैं। वो कौन सा लोकतंत्र है और वो कौन सा आपका फेडरल स्ट्रक्चर है? तो ये समझ रहे हैं गौरव जी, लगता है। देखिए ममता बनर्जी का ये तरीका है ऑपरेट करने का। वो किसी भी मुद्दे पर जो उनकी सरकार से जुड़ा हुआ है, कभी भी केंद्र को सब कुछ ओवररूल करने नहीं देंगी, ना कुछ चने चबवा देंगी, चाहे वो एक अधिकारी का ही दिल्ली रिपोर्ट करना क्यों ना हो। और उन्होंने कर दिया, मुख्य सलाहकार बना दिया उन्हें आज। देखिए कौन किसको चने चबवाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। और ये कहा भी जाता है कि अगर दांत ना हो तो अखरोट नहीं चबाने चाहिए राजनीति में। लेकिन हिटलर शब्द का प्रयोग किया गया अंजना जी। मैं बीच में देखिए बोला नहीं था। रिजू जी मेरे अनुज है, इतना सम्मान उनको भी रखना चाहिए। चाय पीजिए आराम से, तबीयत ठीक रहेगी। हाँ देखिए हिटलर शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब दीदी हिटलर हैं या ईदी अमीन से दीदी अमीन है, ये तो जनता देख रही है। लेकिन अंजना जी आपने एक प्रमुख बात उठाई जिसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, पूर्ण समर्पण, वर्दी का भी कंप्लीट एलिजेंस। ये जो वर्दी है ना, ये पहली बार धरने पे दिखी थी पश्चिम बंगाल में। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। और आप मुझे बताइए, वर्दी हो, आईएएस ऑफिसर्स हो, ये तो संविधान के तहत कार्य करेंगे ना, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं करेंगे। लेकिन दुखद ये है कि दीदी को लगता है कि ये मेरी अपनी जागीर है, इनसे जो चाहे मैं कराऊं। आवाज उनकी कट गई, आवाज उठाया है। ठीक है, पूरा कर ले। एक बार मुझे अवनीजेश जी और जयंतो दास से भी कमेंट लेना है। ठीक है गौरव जी, बात पूरी कीजिए। बात आई है, ये ऐसा ही है कि अगर आप आईना देखो और सूरत पसंद ना आए तो आप आईने का दोष बताएं। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी के लिए इस तरह का ऑर्डर पास किया है, जो निचले स्तर पे अधिकारी हैं उनके मनोबल का क्या होगा। अंजना जी सवाल ये है, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईमानदारी से इलेक्शंस करवा रही थी और दीदी आरोप लगा रही थी, तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के मनोबल का क्या। पैरामिलिट्री फोर्सेस जब जान पे खेल के निष्पक्ष तौर पे चुनाव करवा रही थी और उनका घेराव का एक आदेश दे रही थी दीदी अपने कार्यकर्ताओं का, तो मनोबल का क्या हो रहा था। और दूसरी बात, एमएलए छोटा नहीं होता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर सम्मिलित होना चाहता है और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि एक सकारात्मक बातचीत हो, तो ममता बनर्जी को खींच किस बात की। चुनाव हार गई तो खुंदक निकाल रही है आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे। बंगाल की जनता से आपको कोई मतलब नहीं। ममता दीदी मस्त, बंगाल की जनता त्रस्त। ये कब से होने लगा? इस पर जयंतो मैं आपसे रिस्पॉन्स लेना चाहती हूँ। ममता देवी तो वही सियासी खेल खेल रही है ना। अब अगर शुभेंदु जीत कर आए हैं तो वो आए हैं। हाँ, देखिए, और सबकी भूमिका अपनी अपनी है, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लाजा हाथ तो रखना ही पड़ेगा ना। आप जीत के आई हैं, आप ही मुख्यमंत्री हैं, इसको कौन डिनाई कर सकता है? उसका जगह नहीं है। ठीक है, एक बार जयंतो दा बोल नहीं। आज अंजना जी आज मुझे कोई ऑफिसर मुझे बात कर रहे थे मेरे साथ, कह रहे थे कि बीजेपी अभी हारने के बाद अभी जैसे जय श्री राम बोलने से ममता जी को मतलब बहुत चिढ़ जाती थी। अभी जय श्री राम फैक्टर तो पश्चिम बंगाल में तो चुनाव हार गए हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को एक ऐसे फैक्टर है जिसमें इरिटेशन ममता बनर्जी को बढ़ाना है और उसमें पॉलिटिकल बीजेपी का फायदा होता है। तो इसीलिए शुभेंदु अधिकारी पॉलिटिकल ट्रॉफी बनी गए ना सर।
विवाद में नहीं पड़ना चाहता। इलेक्शन ट्रॉफी बन गए हैं। हाँ, वो तो उनके लिए इलेक्शन ट्रॉफी के समान ही है ना। हाँ, ममता दी को हराने वाला शख्स कोई ऐसा ट्रॉफी है जिसको वो दिखाएंगे हर जगह। पॉलिटिकल है। हाँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, नहीं अंजना जी, मेरा थोड़ा सुनिए। मैं कहना चाहता हूं कि ममता जी को भी शुभेंदु अधिकारी से चिढ़ना नहीं चाहिए, और रैदर वो अगर इग्नोर करते हैं, वो दैट इज ममता बनर्जी इंस्टिंक्टिव पॉलिटिक्स। वो सही है या गलत है वो अलग बात है, लेकिन दैट इज ममता बनर्जी। मेरा कहना है कि प्राइम मिनिस्टर आज देश के सबसे बड़ा लीडर है, नेचुरल लीडर है, पॉपुलर लीडर है। पॉपुलरिटी जो घटने का जो सर्वे आ रहा है उसके बावजूद भी कोई अभी ऑपोजिशन ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर जो बलवान है उसको क्षमा ज्यादा शोभा देता है। चाणक्य कौटिल्य में है ना कि जो दुर्बल है उसको क्षमा इतना शोभा नहीं देता है। जो स्ट्रांग लीडर का क्षमा जो है वो ज्यादा। देखिए, मैं भाटिया जी, मैं वाजपेयी जी के समय एक सेकंड लूंगा। अजीत जोगी चीफ मिनिस्टर आए थे और सिर्फ 1-1 मीटिंग था, तो 10 एमएलए लेके आ गए, और शक्ति सिन्हा थे और बाकी सब लोग, विजय गोयल स्टेट मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर के जाके शिकायत किया, 10 लोगों को लेके कैसे आ जाए, प्रोटोकॉल ये वो, मतलब जो लॉजिस्टिक्स जैसे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो वाजपेयी जी ने कहा था कि चलो 10 लोगों को आने दो ना। वो जबरदस्ती कर रखे धरना देंगे पीएम के सामने तो बड़ा इशू बनेगा, इशू को ही खत्म करो ना, आने दो। तो अजीत जोगी को कहा कि आप तो ब्यूरोक्रेट थे, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो इंटरनली बोल दिए। तो देखिए, कभी कभी आज के दिन में ना मोदी जी जैसे पॉपुलर और इतना स्ट्रांग लीडर, मैं चाहता हूं ममता जी को भी, अगर ममता जी अगर वहां जाके रिसीव करते सबसे अच्छा होता। और सेंटर और स्टेट का जो रिलेशनशिप और जो बोनहमी एक मैकेनिज्म होना चाहिए। हम पश्चिम बंगाल के बंगाली हूं, मैं चाहता हूं कि कम से कम पश्चिम बंगाल, हमारे देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के भी प्रधानमंत्री हैं, और ममता बनर्जी भी अगर इस समय बीजेपी तृणमूल लड़ाई लड़े, वो वायलेंस के इशू में, हर इशू में, लेकिन प्रधानमंत्री जी के साथ ममता जी को रिश्ता, मतलब एक कोई पर्सनल रिश्ता नहीं है, लेकिन एक अच्छा मैकेनिज्म अगर इवॉल्व किया जाए, और उसके लिए दोनों तरफ से सोचना चाहिए। मतलब अगर आप ऐसे करेंगे, मतलब जो मैं बार बार कह रहा हूं ना कि प्राइम मिनिस्टर इज प्राइम मिनिस्टर, और उसके जो कद है वो बहुत बड़ा कद है। आलापन बंदोपाध्याय, मैं आपको बता रहा हूं, रैदर आलापन को होम सेक्रेटरी नहीं किया था, उसके कारण इस समय मीडिया परसेप्शन था कि ही वाज नॉट एज क्लोज टू अदर ब्यूरोक्रेट्स। पर पीएम की बैठक के लिए इसी चीफ सेक्रेटरी को वहां मौजूद रहना चाहिए था या नहीं? नोन एज ए वेरी टेक्स्ट बुक ब्यूरोक्रेट। हाँ, ठीक है, नियम से ही चलते हैं, लेकिन जयंतोदा, पीएम की बैठक के लिए चीफ सेक्रेटरी को वहां मौजूद रहना चाहिए था या नहीं? वो जब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। क्या पीएम को वेट कराना सही था? पूछिए कितना अच्छा रिश्ता है गवर्नर के साथ। जयंतोदा, आपने कहा 3 बार, कहते थे कि मेरा ये समस्या है, ये समस्या है। अचानक ये मुझे लगता है इसमें भी सेंटर के तरफ से भी ये बीजेपी का प्रॉब्लम नहीं है, रादर बीजेपी को कहा गया स्टेट लेवल में रिएक्शन ना देने के लिए। दिलीप घोष रिएक्शन नहीं दिया, सेंटर स्टेट का मामला है, बीजेपी का नहीं है, वो लोग रिएक्शन देंगे, हम नहीं देंगे। 3 बार बोला पीएम बहुत बड़ी चीज है, पीएम है, पीएम है, कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे भाटिया जी कह रहे हैं। लेकिन भाटिया जी, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाया, आपने बताया कि रेजिग्नेशन दिया, पीसीआर से तो बता रहे हैं, आवाज जा रही है। नहीं, ये हमें भी सवाल है, क्योंकि नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, ममता बनर्जी ब्रिगेड पैरेड में रिजाइन कर दिए, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था, और 1 महीने के बाद नरसिम्हा राव ड्रॉप किए ममता बनर्जी को, गिरिजा व्यास डेप्यूटी मिनिस्टर के साथ, दोनों को नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट हाउस से किया था। तो आज अगर आलापन बनर्जी को रेजिग्नेशन सेंटर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो एडवाइजर के नाते कल से काम शुरू नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी भी इतना जल्दबाजी में एडवाइजर अनाउंस करना चाहिए था या नहीं, जैसे भाटिया जी कह। हाँ, चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी, आपके पास आवाज नहीं जा रही थी। एक बार जल्दी से गौरव जी इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपनी जी फौरन आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि पीएम है तो फिर ऐसे में इंतजार नहीं कराना चाहिए ना। चीफ सेक्रेटरी को तो वहां पर मौजूद रहना चाहिए था। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो समझते रहे बात की बात। देखिए, बिल्कुल अंजना जी, आज प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? साइक्लोन यास आया, प्रधानमंत्री जी नागरिकों के लिए तो वहां गए थे, अपने लिए थोड़ी ना गए थे, कोई पिकनिक थोड़ी ना चल रही थी वहां पे। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता, चीफ सेक्रेटरी की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? ओडिशा में तो कोई दिक्कत नहीं आई, तो पश्चिम बंगाल में ही हर बात दिक्कत क्यों आती है? अब ममता बनर्जी इंतजार अलग कराती हैं, बताया जा रहा है कुछ कागज देती हैं, उसके बाद चली जाती हैं, मैं अनुमति लेके चली गई। इस मीटिंग से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? दूसरी बात,
जयंतो जी ने कहा बड़ा दिल दिखाना चाहिए। मैं जयंतो जी आपका भी बड़ा सम्मान करता हूं। याद करिए ममता बनर्जी ने कहा था प्रधानमंत्री जी को थप्पड़ मारेंगी, और प्रधानमंत्री जी के शब्द थे कि उन दीदी का थप्पड़ भी मेरा आशीर्वाद है। तो ये बड़ा दिल दिखाने का ही तो परिचय दिया। लेकिन बड़ा दिल दिखाने के चक्कर में जनता थोड़ी ना सफर करेगी। जनता का तो हमें सुध भी लेनी होगी, उनके लिए कार्य भी करना होगा। और एक बात और बोल दूं, शुभेंदु अधिकारी तो भारतीय हैं, भारी नहीं है भाई। लेकिन आपको रोहिंग्या से प्यार हो सकता है, अभी तो हमसे इरिटेशन कैसे हो सकता है? इसमें जनता जनार्दन ने तो वोट दिया है ना। हाँ, और वो जबरदस्त जनादेश के साथ जीत कर आई है, तीसरी बार आई है। लेकिन जयंतो दा, पिछली बार आवाज आपको नहीं जा रही थी, इसके बाद अपने जी फौरन आपके पास आऊंगी। जयंतो दा, मेरी बात सुनिए। आपने 3 बार कहा पीएम है, पीएम बड़ी चीज है, पीएम बड़ा पद होता है। लेकिन पीएम बड़ा पद होता है तो उसकी सैंक्टिटी भी तो रखनी आपकी जवाबदेही होती है। क्या चीफ सेक्रेटरी को वहां पर इंतजार कराना चाहिए था? उन्हें बैठक में नहीं पहुंचना चाहिए था? पॉलिटिकल लोग तो समझते रहेंगे, लेकिन क्या अगर एक चक्रवात तूफान पर पीएम की बैठक है और चीफ सेक्रेटरी पहुंचेंगे नहीं क्योंकि वो अपनी स्टेट की पॉलिटिकल एलिजियंस को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं? देखिए, मैं आपके साथ सहमत हूं अंजना जी, कोई झगड़ा नहीं है। मैं अगर ममता बनर्जी के जगह होते तो मैं सबसे पहले एयरपोर्ट में जाके प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करते। ये गलत है। लेकिन ममता बनर्जी जो बोल रहे हैं वो आर्गुमेंट भी मीडिया में दिखाना चाहिए। जैसे ये शिकायत हो रहा है कि ममता बनर्जी ने लेट करके आए। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हमको टेक ऑफ के पहले हम दूसरी जगह थे और हमको जो लीस्ट रात में दिया था उसमें शुभेंदु अधिकारी का नाम नहीं था। आपसे ये और शुभेंदु अधिकारी ऑन रिकॉर्ड टेलीविजन में बताया। कुछ और हो सकता है क्या जयंतो जी? इस बैठक से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ हो सकता है? देश का प्रधानमंत्री आ रहा है कि लोगों को राहत मिले, नहीं, उनका दर्द कैसे बांटे, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है ये बताइए। नहीं, बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूं सर। लेकिन ममता बनर्जी जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल विजिट नहीं करने आए थे, वो ओडिशा से जाके एयरपोर्ट में जब जाने के पहले एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुलाया, बहुत अच्छी बात है। नहीं, हमको पूरा करने दीजिए। आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन सर। मैं एयरपोर्ट में जब ममता बनर्जी कह रहे हैं हम दीघा में प्रोग्राम था और वो प्रोग्राम कैंसिल करके सिर्फ प्रधानमंत्री जी को सम्मान देने के लिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने बताया, मैंने टेलीविजन में ही सुना कि हम आए थे लेकिन हमको डिपार्चर के लिए लेट हुआ। तो मेरा कहना है कि ये जो छोटे छोटे इश्यूज है, 15 मिनट आधा घंटा, ममता बनर्जी कह रहे हैं हमको 1 घंटा रुकना पड़ा, आप कह रहे हैं कि आधा घंटा लेट पहुंचा, तो ये आधा घंटा 1 घंटा मतलब इसमें क्या है? मुझे लगता है कि चुनाव में पराजय में राजनीतिक जो हैंगओवर आप सहमत होंगे, वो हैंगओवर से अभी आपको भी नहीं, आप लड़ाई लड़िए, आप बिल्कुल लड़िए सर। और आप नेक्स्ट अगर 356 हो जाए, 356 हो जाए तो अलग बात है। नहीं तो शुभेंदु अधिकारी अगर चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होगा। का हैंगओवर चल रहा है अभी? नहीं, मुझे बोलने दीजिए, हम जल्दी। ठीक है, पूरा कर लीजिए जयंत। नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि शुभेंदु अधिकारी कैन बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑल्सो। उसमें भी कोई समस्या नहीं है, लोकतंत्र में तो ये तो होता ही है। लेकिन मेरा कहना है कि आज के दिन में हम लोग जब जनता जनार्दन के बारे में इतना सोच रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन, लॉजिस्टिक्स, झगड़ा, एक सिविल सर्वेंट को रैदर आलापन बंदोबस्ताय सिविल सर्वेंट आज ममता बनर्जी ने उससे ज्यादा लड़ाई लड़ने के लिए मूड में था। वो तो रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हम कोर्ट में जाएंगे और फर्दर फॉलो अप करेंगे। तो इसमें आलापन बंदोबस्त है रैदर। देखिए, आलापन बंदोबस्त रैदर ने बोला कि क्षमा कर दीजिए मैडम, मुझे आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उसको ये मूड नहीं है, क्योंकि मैं उनको जानता हूं, उसका कैरेक्टर, वो रामकृष्ण मिशन का स्टूडेंट है और ही इज ए डिसेपल ऑफ रामकृष्ण मिशन, और वो उसका जो एटीट्यूड है, ये दूसरे अगर कोई ब्यूरोक्रेट होता, मैं पर्सनली सबको जानता हूं इसीलिए कह रहा हूं, ही इज नॉट दैट टाइप ऑफ। तो आप एक्शन लेने के पहले एक इंडिविजुअल के बारे में, बेचारा चीफ मिनिस्टर के साथ चलेगा, इसीलिए इतना बड़ा आपने एक, तो ममता बनर्जी के ऊपर बंगला में कहावत है कि वाइफ के ऊपर गुस्सा है तो घर में जो काम करती है उसको थप्पड़ मार दिया। तो अगर ये बंगला में कहावत है तो थोड़ा गांव का कहावत है, तो लेकिन इसमें क्या है, आप स्केपगोट। ठीक है, अब एक लाइन का गौरव जी दीजिएगा जवाब, फिर अपनी जय जी बताएंगे कि दोनों तरफ से अभी बैकलॉग नहीं खत्म हुआ है चुनाव का। नहीं, बस मैं एक ही लाइन में कहूंगा, जयंतो जी भी सहमत होंगे इस बात से, मर्यादा तार हुई, संविधान की अनदेखी हुई, प्रधानमंत्री पद की गरिमा कम करने का प्रयास, वो छोड़ दीजिए।
इस मीटिंग से ज्यादा प्राथमिकता वाली कौन सी मीटिंग हो सकती है? अगर अपने आप को खाली रख के प्रधानमंत्री जी से एक सकारात्मक चर्चा करती, पश्चिम बंगाल की जनता का भला होता, जो ओडिशा में भी हुआ, तो क्या गलत होता? लेकिन अपने अहम के सामने जनता को बौना बनाया, ये गलत है, ये उचित नहीं है। दोनों तरफ जल रहा है क्या अपनी जैसी? अंजना जी, बड़ी देर बाद मेरा नंबर आया। मैं जयंतो दास से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वाजपेयी जी का उदाहरण कि उन्होंने सारे एमएलए को बुला लिया, ये किस पर लागू होता है? ये तो ममता बनर्जी पे लागू होता है कि वो कह रही कि मुझे लगा था कि 1-to-1 मीटिंग है, वहां जाके देखा तो राज्यपाल भी हैं, लीडर ऑपोजिशन भी हैं, तो बैठ जाती। आधे घंटे लेट से पहुंची, तो उसके बावजूद भी अगर पूरा डिस्कस करती वहां पर, तो क्या आज मुद्दा बनता? क्या उनको दिखाना चाहिए था ना कि लीडर ऑपोजिशन अगर साथ में है आपके, अगर 1 सेकेंड संवैधानिक पद है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का, केंद्रीय मंत्री का पद होता है उसका, रैंक होता है उसका। अगर ऑपोजिशन साथ मिलकर के बंगाल की जनता के दुख दर्दों में साथ आता है, तो ये विपक्ष की सकारात्मक भूमिका है कि नहीं है? उनमें मैं बात ही नहीं करूंगी, मेरे सामने बैठेगा नहीं। ये किसकी कमी है? ये जयंतो दा, ये बात बड़ी साफ सी है कि आज अभी तक एक्सटेंशन मिल चुका था, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ राष्ट्रपति से, इसलिए ये संवैधानिक मसला है, आईएएस मैनुअल का मसला है। इसमें बड़ी साफ सी बात है कि आप अंजना जी ने सही सवाल उठाया ना कि क्या प्रधानमंत्री के सामने क्या उनको चीफ सेक्रेटरी को प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना चाहिए कि नहीं कि हमारे यहाँ ये दिक्कत है? अगर ममता बनर्जी नहीं भी बैठना चाहती तो चीफ सेक्रेटरी वहां पर होते हैं। अगर बंगाल की जनता के दुख दर्द को दूर करने की सारा प्रशासन का जिम्मा मेरे पास है, तो मैं प्रधानमंत्री के सामने रखूंगा कि ये मुझे चाहिए। ये बड़ी साफ सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है और बड़ी आवश्यक बात है। अगर वो इतना भी पालन नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज के जो मैनुअल है उनका कोई मायने नहीं रखता। रिजू जी, ये ममता जी की शिकायत थी ना, वो कहती थी मुख्यमंत्रियों की बैठक में नॉन बीजेपी स्टेट के सीएम्स को बोलने नहीं देते हैं। उनका ये आरोप था पीएम पर, और जब उन्हीं से मीटिंग करने के लिए वहां पर बैठे तो यहाँ ऐसी बेरुखी। और उसका एक्सटेंशन देखिए कि अब ब्यूरोक्रेट को आप मुख्य सलाहकार बना रहे हैं आज। अंजना जी, मैं एक चीज नहीं समझ रहा हूं, ये तो क्लियरली खुद ममता बनर्जी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये रिव्यू मीटिंग था प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के बीच में, एग्जीक्यूटिव रिव्यू मीटिंग। यहाँ पर लोग जो बैठ के बात कर रहे हैं, इस शुभेंदु अधिकारी पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी लाइक मिस्टर प्रधान इज इन ओडिशा, तो वो एक अगर एक एमएलए विपक्ष का बैठ सकता है, तो अगर प्रधानमंत्री जी को सच में बंगाल की जनता के हित में काम करना है, तो सारा झंझट शुभेंदु अधिकारी के बैठने का था। नहीं, शुभेंदु अधिकारी कोई है ही नहीं, जनता तो कहीं है ही नहीं। अभी आपने कहा शुभेंदु अधिकारी जनता से तो कोई इनको लेना देना ही नहीं। घोड़े का रेस हो रहा है, बकरी को आप क्यों घुसाएंगे? प्राइम मिनिस्टर हैंगओवर ही है चुनावों का। आप देख रहे हैं किस तरह की लड़ाई मोदी ममता लगातार चल रही है। मुद्दा कोई भी हो, धीरे धीरे स्नोबॉल करके बड़ा बनता चला जाता है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक।